कोई बात नहीं बेटा, कोई टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से वीडियो रुक गई थी और दोबारा से वीडियो यहीं से स्टार्ट हुई, टेंशन मत लीजिए आप। संक्षारण, संक्षारण का मतलब है कि कोई भी धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थ में कुछ भी आ सकता है, लोहा चांदी सोना कुछ भी है, सब प्रकार के धातु ही है। धातु जब कार्बोनेट या ऑक्साइड या फिर जल वायु इत्यादि के संपर्क में आता है, जब कोई धातु या लोहा भी हो सकते हैं, लोहा किसी कार्बोनेट, ऑक्साइड, हवा, जल या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसकी कौन सी परत, बाहरी वाली, बाहर की परत, तो उसकी बाहरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है, कमजोर या संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। अब देखो, आप समझना बात ध्यान से। जैसे लोहे पर जंग लगना, या बोल सकते हैं चांदी का काला होना, या आप बोल सकते हैं कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। ये देख रहे हैं, ये आपका संक्षारण है। धातुओं में क्या होता है, धातु जैसी कार्बोनेट, ऑक्सीजन या हवा, जल, ऑक्साइड इत्यादि के संपर्क में जैसे आते हैं तो क्या होता है, वह उसकी जो बाहरी परत है वो कमज़ोर या संक्षारित हो जाती है। कमज़ोर या संक्षारित हो जाती है तो इस अभिक्रिया को या इसको पूरी प्रोग्रेस को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला रंग होना और कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। इस प्रकार से कुछ टॉपिक है। तो इसके रोकने को उपाय है, संक्षारण के उपाय क्या हैं देख लीजिए। संक्षारण के उपाय हैं लोहे की वस्तुओं को बेंड करके, लोहे की वस्तुओं या धातुओं पर पेंट या ग्रीस किया जाए। पेंट या ग्रीस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी परत पर ना तो ऑक्साइड, ना तो हवा, पानी, जल किसी का भी संपर्क आता है, ना तो ऑक्साइड बना पाता है, ना कार्बोनेट बना पाता है, मतलब कहने का मतलब रिएक्शन नहीं कर पाता है। जैसे पेंट देखा होगा आपने, लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है, पेंट करने के बाद क्या होता है, वो और ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। अच्छी के साथ साथ क्या होता है कि उसका संचारण नहीं होता है और वो ज़्यादा समय तक चलती है। या फिर ग्रीस लगा देते हैं, लोहे के पुर्जे होते हैं, घिस जाते हैं, जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ ग्रीस वगैरह भी लगा देते हैं। तेल या फिर तेल भी लगा सकते हैं, तेल से क्या और ज़्यादा चिकना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट, विकृत गंधता। विकृत गंधता ये लास्ट टॉपिक है। ये क्या है सुनिए, जब कोई तेलीय युक्त या वसा युक्त सामग्री है वो वायु के संपर्क में आती है, जैसी वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है तो खराब हो जाती है जल्दी, तो वो विकृत गंधता कहलाती है। जब कोई तेलीय सामग्री या वसा युक्त सामग्री किसी
हवा या नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है, के संपर्क में आती है, तो वह जल्दी खराब हो जाती है, अर्थात स्वाद बिगड़ जाता है, अर्थात स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये हो गई विकृत गंधता की परिभाषा। इसे विकृत गंधता कहते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब कोई तेली सामग्री या वसा युक्त सामग्री किसी हवा या नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो जल्दी खराब हो जाती है। जल्दी खराब होने का कारण यही है कि उसका क्या कार्बोनेट जैसे आप रिएक्शन कराते हैं, हवा के साथ रिएक्शन हो जाए या पानी के साथ रिएक्शन हो जाए, जल्दी खराब हो जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसके बचने के उपाय या फिर विकृत गंधता से बचाने के उपाय एक ही है कि आप इसको शीतलन द्वारा ठंडा रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं शीतलन द्वारा। दूसरा है विद्युत शीतलन द्वारा या फिर नाइट्रोजन गैस भरना। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने चिप्स, नमकीन इनके पाउच देखे हुए, तो इनके पाउच में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरती है। नाइट्रोजन गैस क्या है, एक अक्रिय गैस है जो आपस में रिएक्शन नहीं होने देती है। जो रिएक्शन नहीं होने देगी खाद्य सामग्री से, तो उसका स्वाद वैसा को वैसा बना रहेगा। तो इस प्रकार से विकृत गंधता का टॉपिक है शीतलन यानी कि वस्तु को ठंडी रहेगी तो वो कम मात्रा में खराब होगी, यानी कि जल्दी समय तक खराब नहीं होगी, आराम से धीरे धीरे खराब होगी। तो इस प्रकार से शीतलन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा और भी बोल सकते हैं। और जैसे बोल सकते हैं कुछ ऐसे पदार्थ भी चल रहे हैं या कुछ ऐसे बर्तन भी चल रहे हैं जिसमें वो सेफ रहती है। विद्युतरोधी बर्तन, गर्म बर्तनों द्वारा, ऐसे बहुत सारे बचाने के इसके उपाय हैं। गर्म बर्तनों द्वारा नाइट्रोजन गैस भर दे तो चिप्स हो रहे हैं जो उनका स्वाद वैसा ही वैसा बना रहता है। और शीतलन द्वारा वस्तु को ठंडी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्म बर्तनों में रख देते हैं इसको, तो इसका विकृत गंदा होने से बच जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए फिर धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक ख़राब होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनके टॉपिक के बारे में। अब इसके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। मेन टॉपिक क्या है, इसके चित्र समझ में आ गई तो समझ परिभाषा भी समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखिए, जो मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया दिखाई थी, वो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के वियोजन से, और एक होता है प्रकाशीय वियोजन, और एक और होता है आपका ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। एक और होता है आपका विद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन। बात एक ही है, यहाँ पर समझने की बात नहीं है विद्युत क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विद्युत क्या होता है, वैद्युत क्या होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात समझने की नहीं है। तो विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन इसके प्रकार से होती है। जैसे मैं इसकी अभिक्रिया भी देता हूँ। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन जैसे CaCO3, तो यहाँ पर बन जाएगा CaO प्लस CO2 प्लस ऊष्मा, ऐसे मिल जाएगा। हाँ, तो CaCO3 इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ ऊष्मा देनी पड़ेगी,
पदार्थ को ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके पदार्थ मिलाएगा। और देख लेते हैं FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। FeSO4 इसका एक और उदाहरण देखते हैं FeSO4। तो यहाँ पर बनता है FeO3 Fe अलग प्लस SO2 प्लस SO3 FeSO4। इस प्रकार से बन जाता है FeSO4 यानी Fe2O3, इसके साथ जुड़ जाता है Fe2O3। आपस में अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं, संतुलित